पल्लवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को चटपट माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग कहानी सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद मुझे यूँ ही देते रहिएगा। तो चलिए आप लोग सुनिए। पंडित होते हैं, पंडिताइन होती हैं, उनके एक बेटा होता है। अच्छे से रहते हैं सब लोग, बढ़िया जीवन काट रहे होते हैं अच्छे से। जो पंडिताइन होती है वो बहुत बड़ी चटपट माता की भक्त होती है। उनके गांव के थोड़ी दूर पे चटपट माता का मंदिर बना है। वो अपना सुबह नहाती धोती और उसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करती, उसके बाद अपने घर पे चली जाती पूजा करके। उनका रोज का यही नियम था। पहले चटपट माता की पूजा करती थी, उसके बाद में और कोई अन्य काम करती थी। हंसी खुशी जीवन चल रहा था सब लोग। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उनकी लड़की को एक समस्या आ गई। लड़की को समस्या ये आ गई कि उसको दिन में तो दिखता और रात में उसको रतौंधी होने लगी, रात में दिखता ही नहीं। अब रात में दिखता नहीं तो पंडिताइन बहुत परेशान रहने लगी, पंडित भी बहुत परेशान रहने लगे। बोले कि एक ही लड़का हमारे, अब लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसके एक ये बीमारी हो गई। अब पंडिताइन छुपाती सबसे, किसी से बताती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। अब क्या होता कि दिन में तो वो लड़का निकलता बाहर, सारे काम काज करता, और जैसे अंधेरा होने लगता उसको अंदर कर लेती घर में, फिर रात में उसको बाहर कहीं निकलने नहीं देती थी, क्योंकि जानती थी कि इसको रात में दिखता नहीं, तो यही चीज़ सबसे छुपाती थी। अब ये भी एक बड़ी कमी थी भाई। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। अब गांव के लोग कहने लगे कि भाई अब इसकी शादी करो, अब तो बेटा तुम्हारा बड़ा हो गया, घर में बहू लाओ। अब पंडिताइन किसी से क्या बताएं कि हमारे लड़के के अंदर तो बहुत बड़ी कमी है। बोले हाँ, जब कोई लड़की वाला आएगा भाई तभी तो जो है हम शादी तय करेंगे, कोई आ ही नहीं रहा है। अंदर अंदर बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, लेकिन छिपाई रहती थी। दिन में बच्चा सारा काम करता उनका और रात में उसको कहीं जाने नहीं देती थी। उसके बाद क्या हुआ कि शादी आई, उसके बेटे की शादी आई। तो पंडिताइन कहें कि शादी तो हमको करना है, लेकिन बस एक शर्त है कि हम दिन में शादी करेंगे। तो भाई लड़की वाले कहे कि दिन में कहाँ शादी होती, हर कार्यक्रम तो रात में होता है, दिन में कैसे शादी होगी। तो कहे कि जो है नहीं, हम रात में शादी करेंगे। तो वापस चला गया रिश्ता। दूसरा रिश्ता थोड़े दिन के बाद फिर आया। अब पंडिताइन सोचती थी कि मेरी लड़की को तो रात में दिखता ही नहीं है, अगर ये बात सब कोई जान जाएगा तो मेरे बेटे की शादी कैंसिल हो जाएगी, शादी भी नहीं होगी। तो इसीलिए वो डर के मारे कहती थी कि रात में कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर क्या हुआ भाई, शादी तय हो गई। शादी गई, शादी बारात यहाँ से गई, लड़का गया। अब पंडिताइन ने अपने लड़के को खूब सिखा दिया था कि बेटा किसी तरह से अपनी तुम इज्जत संभालना। कहे ठीक है। शादी करने गए, बारात गई, दिन बारात गई। जब वहाँ रात हुआ तो उसको दिखना बंद हो गया। अभी अंदर अंदर बहुत परेशान कि हमको दिख ही नहीं रहा, करें तो क्या करें। जब फेरे का टाइम आया तो वो जो है गिर पड़े, बार बार गिर पड़े घूमने के टाइम पे। तो लड़के ने क्या किया, तुमको दिखता नहीं है क्या? तो उसने कहा दिखता है, तुम्हारी साड़ी हमारे पैर के नीचे आ रही है, गद्दा दबा जा रहा है, इसीलिए हम गिर पड़ रहे हैं। कहे चलो ठीक है। शादी हो गई किसी तरह से। उसके बाद में सारी रस्म शादी की हो गई, गिरते पड़ते किसी तरह संभाल लिए। लड़की के बाप भी नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया कि लड़के के अंदर क्या कमी है। कमी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब किसी तरह से छुपा लिया उसको। विदाई के टाइम आया, तब तक उजाला हो गया, तब तो अच्छे से कार्यक्रम हुआ ही। विदा हो गई लड़की, विदा होके आई अपने ससुराल। सास ने देखा, बड़ी खुश हुई भाई। दिन की बात थी, लड़की ने देखा लड़के को, लड़के ने देखा लड़की को, सब बड़े खुश हुए। रही एक दो दिन जो रही हो, तो फिर क्या हुआ, उसके पिताजी लेने आए लड़की को, लड़की को लेके चले गए। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद उसके पिता ससुर ने मतलब बुलावा भेजा कि हमारे दामाद हमारे घर पे आएंगे। तो इसकी माँ ने कहा भैया ऐसा है कि हमारा लड़का दिन ही दिन में जाएगा, रात में नहीं जाएगा। बोले कि जो है नहीं नहीं, आएंगे भाई दामाद जी तो एक दो दिन रुकेंगे फिर जाएंगे।
अब पंडिताई अंदर अंदर बड़ी उलझन में, बहुत परेशान की इज्जत कैसे रखें, रात रुक जाएगी, रात में लड़का रुक जाएगा तो उसको दिखेगा ही नहीं, वो बताना चाह नहीं रहे हैं, नई नई शादी हुई है, नई नई लड़की आई है, तो अब करें तो क्या। पंडिताई में वहाँ से कई बार बुलवा आया, पंडिताई ने तैयार करके लड़के को भेजा, लड़के को खूब समझाया कि बेटा संभाल लेना, किसी तरह बेइज्जती न होने पाए। उसने कहा ठीक है भाई, मजबूर हो गई थी, बुलवा आ रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, भेज दिया बेटे को अपने। उसके बाद में मनाती रही चटपट माता का, हे माता की चित्रा इज्जत रखना, लाज हमारी रखना। बेटा गया, धीरे धीरे बेटा गया, और गांव में पहुंचने ही वाला था कि तैसे अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो उसको दिखना बंद हो गया। अब वो भी बहुत परेशान था। तो क्या हुआ कि जो बिल्कुल गांव के पास ही पहुंचने वाले थे, अपने ससुर के घर पे ही पहुंचने वाले थे, तैसे जो है एकदम अंधेरा हो गया। अब वो लड़खड़ाने लगे, गिरने लगे, क्योंकि उनको दिखना ही बंद हो गया, बेचारे क्या करें वो। तो वहीं पे देखा कि एक बहुत बड़ा घूर था, वही घूर के ऊपर जाके वो बैठ गया, दामाद वहीं जाके बैठ गया। तो क्या हुआ कि अब सास भाई बड़ी जमसम बहुत तेज से साफ सफाई में लगी थी, भाई दामाद आएंगे दामाद आएंगे, और सास को वैसे भी दामाद बड़े प्रिय होते हैं। सारे घर की साफ सफाई की और बोली सूरज तो होने वाला है, और लाओ कूड़ा कचरा हम फेंक आए, और दामाद जी आएंगे तो क्या कहेंगे। तब तक और अंधेरा हो गया। उसके बाद में उसका बेटा जो है साला भैंस चराने गया था, वो अपना भैंस चरा रहा था, इधर अंधेरा भी होने लगा। तो वो सास जो थी, उनकी सासू माँ, वो घर का साफ सफाई करके जो कूड़ा वूड़ा निकला था उसको भर के लेके गई कि घूर पे फेंक आए। तो गई, घूर के ऊपर बड़े जोर से फेंक दी। अब ये बैठा था वहीं पे, भाई इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसको दिख नहीं रहा था, अंधेरा भी हो गया था। अब जब इसके ऊपर फेंकी तो ये खड़ा हो गया और झाड़ने लगा, पता नहीं कौन औरत है हमारे ऊपर कूड़ा फेंक दी। तो सास आवाज़ से पहचान ली। उसने कहा अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दामाद जी तुम। तो बोली हाँ, हम यहीं पे बैठे थे और कहीं कि आपने हमारे ऊपर कूड़ा डाल दिया। तो सास ने कहा भैया हमने सोचा कोई आदमी उधर पीछे मुंह करके बैठा है, बाथरूम वगैरह कर रहा है, तो हमने दूर से ही फेंक दिया, पास जाते तो देखते भी, हमने दूर से कूड़ा फेंक दिया और वो तुम्हारे ऊपर पड़ा जाके, माफ़ करना भैया आप क्या करें। तो वहीं बैठा ही रहा, झाड़ रहा था। तब तक भैंस लेके उसके साले आ रहे थे। तो बोले मैं यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताएं कि कूड़ा फेंकने आए थे, और भैया हम तुम्हारे जीजा के ऊपर ही कूड़ा सब फेंक दिए, कचरा फेंक दिए। अब हम समझे कि कोई बाथरूम कर रहा है उधर, और हम दूर ही से डाल दिए तो वो उनके ऊपर पड़ गया जाके। तो बोले कोई बात नहीं है। साले ने कहा चलो कोई बात नहीं, नहा वहा लेंगे, घर पे साफ हो जाएंगे। गया उनका कचरा वचरा झाड़ा, और उसके बाद में उनका हाथ पकड़ के ले आया कि चलो जीजा घर चलो। हाथ पकड़ लिया तो धीरे धीरे अपना चले आए। भाई बात ये भी यहाँ पे बात छुप गई। तो जब घर पे आए, चाय नाश्ता पानी खाना दिया गया उनको, कैसे खाएं क्या करें, बड़ी समस्या थी। तो क्या हुआ कि जो है पानी वानी पिए, खाना तो बाद में दिया गया। तो वहीं पे बैठे थे तो उनके यहाँ धान कट रहा था, सासू जी के यहाँ धान कट रहा था। तो वही बगल में बड़ा सा तहखाना बना था, उसी में धान रखा जा रहा था। तो वो उठे बेचारे, बस वही तहखाना में सॉरी जब साला वहाँ गया घूर पे, तो उसने कहा जीजा यहाँ क्या कर रहे हो, घूर पे क्यों आए हो। तो साले ने कहा, अपने जीजा ने साले से कहा कि भैया हम यहाँ देखने ये आए थे कि कितना बड़ा तुम्हारा घूर है, कितने किलो कितने टन यहाँ खाद होगी, यही हम देख के अंदाज़ा लगाने आए थे। तब तक तुम्हारी माँ ने हमारे ऊपर कचरा डाल दिया था। तो बोले चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से चले आते हैं। फिर घर पे जब आते हैं, पानी पत्ता पीते हैं, बैठते हैं, तब तक धान आके उसी उनके जहाँ पे बैठा का रहता है उसी के बगल में तहखाना बना होता है, उसी में धान डाला जाता है इकट्ठा, मतलब धरती के अंदर बनाया रहता है गड्ढा, उसी में धान सब रखते हैं। तो ये जो है उठते हैं, बस ये उसी गड्ढे में गिर पड़ते हैं, धड़ाम से गिर पड़ते हैं। सास चिल्लाती है अरे भैया देखो पाहुन गिर गए, भैया देखो दामाद जी हमारे गिर गए। सब लोग दौड़ते हैं। तो कहते भैया कैसे गिर गए, कैसे गिर गए, सब लोग पूछते भैया कैसे गिर गए, कैसे गिर गए। तो उसने कहा कि गिरे नहीं हैं, हम इसमें जान के कूदे हैं। इसलिए कूदे हैं कि हमने कहा देखें कि इसमें जो तुम्हारा तहखाना बना है इसमें कितना धान आ जाता है, राशन कितना आ जाता है, तो वैसे हम भी अपने घर में बनवाएंगे। यही देखने के लिए हम आए हैं कि कितनी गहराई है इसकी। कहे अच्छा, वहाँ पे भी बात बन गई भाई। कहे लो अच्छा हाथ मार पकड़ो, निकले हाथ पकड़े, निकले दामाद जी बैठे।
उसके बाद में क्या होता है कि सब काम हो जाता है, कहते हैं कि चलो भाई खाना खाओ। तो कहे चलो ठीक है भैया, खाना वाना खिला के हमको लेटा दो। कहे ठीक है। खाना दामाद जी खाते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, ऐसे थाली सज के आती है, सासू माँ रखती है कि भैया खाना खाओ। और सासू जी जो है खूब तैयार रहती हैं, बढ़िया खूब चूड़ी पायल पहनती, छम छम पायल बजती है, दामाद के पास खाना लेके आती हैं। अब उसको दिखता तो था नहीं, थाली रखती हैं अब बैठती हैं। और उसके बाद में वो समझता है कि उसकी बीवी आई है। वो क्या करता है, हाथ ऐसे बढ़ाता है और सास का पैर हाथ छूता है, सास का हाथ छूता है और फिर हटा लेता है। और सास कहते भैया क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहे कि जो है अम्मा कुछ नहीं, वो हाथ लग गया था। कहे अच्छा कोई बात नहीं। और उसके बाद में क्या होता है, वो उसको दिखता है नहीं, फिर वो उसका हाथ जो है वो पैर छूता है। भाई आजकल का ज़माना है तो लड़कियां बैठ के बात ही करेंगी, खूब हंसेंगी बोलेंगी। तो वो हाथ ऐसे बढ़ाता है और जो है सास का पैर छूता है, पैर छूता है। तो सास कहती भैया क्या कर रहे हो तुम, मेरा पैर क्यों छू रहे हो? अब वो बात बदलने के लिए झट से थाली उठाता है और पटक देता है सास के पैर पे, सब खाना गिर जाता है। सास ने कहा भैया ये क्या हो, भाई साहब गुस्सा गई कि ये कौन सा तरीका, इतनी मेहनत से खाना बनाया गया, 56 भोग बना के दामाद के लिए लेके आया, दामाद बदतमीजी कर रहा है कि मेरे ऊपर खाना ही फेंक दिया। तो कहा खाना क्यों फेंक दिया भैया, खाना क्यों फेंक, क्यों नाराज़ हो गए? तो दामाद कहता है कि सासू माँ नाराज़ नहीं हुए हैं हम, और हम ऐसे खाने जा रहे थे, मेरे हाथ के ऊपर कोई कीड़ा चढ़ा, बस वो थाली हमारे हाथ से, हम सोचे कि ऐसे थाली उठा के खाना खाएं हम ऐसे, बस हमारे हाथ से थाली छूट गई तो आपके ऊपर गिर गई। अब हमको बड़ी अफसोस हो रही, माफ़ी मांग लेगा। कहें चलो कोई बात नहीं भैया, यहाँ पे भी भाई इज्जत बच गई। कहीं दूसरा खाना लाओ भाई दामाद जी के लिए। वहाँ साफ सफाई हुई, थाली हटाई गई, दूसरा खाना आया दामाद के लिए। खाना खाए, उसके बाद में कहे कि भाई तुम्हारा यहाँ बिस्तरा है, उनको वहाँ बिस्तरा लगा दिए और वो लेट गए बंद करके। और बीवी दूसरी कमरे में लेट गई तैयार व्यार होके, लेट गए, सो गए बेचारे। जब जगह तो उनको बहुत देर से बाथरूम लगी दामाद जी को, अब उनको दिखता नहीं था और छुपाना भी चाहते थे, तो अब करें तो क्या करें। इसी तरह से वो टोते 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 दरवाज़ा पा गए और धीरे धीरे पीछे साइड में गए, बाथरूम करके चले आए। बाथरूम कर आए, बाथरूम करके आ ही रहे थे कि वो दरवाज़ा ना पाके दूसरा दरवाज़ा पा गए। अब दिखता तो था नहीं बेचारे, उनकी गलती कोई नहीं थी। जब दूसरा दरवाज़ा पा गए तो वो उस दरवाजे में घुस गए कमरे के अंदर। वहाँ टोट टाट बेड मिला, उसी बेड में गए तो उनका जो है सास लेटी थी, वही सास के कमरे में वो घुस गए। अब सास के कमरे में घुस गए तो गए तो सास का पैर पकड़े, अब सास बड़ी जोर से पैर झटकी, अरे कौन है कौन है कौन है? तो हाँ आवाज़ पहचान लिए सास की, तो कह अरे अम्मा हम हैं, सासू माँ हम हैं। अरे भैया तुम ये क्या करने आए हो यहाँ रात में, क्यों अपने इस कमरे में आए हो? सास डर गई, कह रहे अम्मा कुछ नहीं, और जो है वो हम जो खाना गिर गया था वही माफ़ी मांगने आए हैं। तो कहने अरे भैया कोई बात नहीं, अब दिन में माफ़ी मांगते हैं, हम रात में माफ़ी मांगने आए हो सोते समय। तो इन दोनों की बात सुन के बगल में उसकी बीवी भी जग गई, उसकी बीवी जग गई तो वो भी आई देखने, तो कही कि हाथ पकड़े के चलो अपने कमरे में लेटो, और यहाँ क्या करने आए हो? तो बोली सासू माँ के ऊपर हमने खाना गिर गया था तो वही माफ़ी मांगने आए हैं, हमको रात में टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो हम कह जाए अम्मा से माफ़ी मांग लें, माफ़ कर देंगे तो हम चैन से सो जाएंगे। कहे अभी गाँव की बात है, कोई सुनेगा तो लोग क्या क्या कहेंगे, दुनिया भर की बातें बनाएंगे, बात का बतंगड़, और तुम रात में इनके कमरे में क्या है, माफ़ी तो तुम सुबह भी मांग सकते थे। बोले मैं हल्का होना चाहता था इसीलिए चला गया। बोले कुछ नहीं, चलो हाथ पकड़ी उसकी भी, वो कहे चलो अपने कमरे में लेटो, इनको उनके कमरे में ले आई। वहाँ पे भी बात बना लिया भाई। अब यहाँ उसकी माँ भी नहीं सो रही है कि कैसे इज्जत रहेगी, कैसे बात छुपेगी। आया अपने कमरे में, फिर बीवी हाथ पकड़ के ले आई, लिटा दी, लेट गया, सो गया। सो गया तो सुबह हो गई, सुबह हो गई तब तो कोई बात ही नहीं, बराबर देख रहा सुन रहा सब चीज़ इतना कर रहा। तो जब सास जगी तो कहीं भैया रात में तुम माफ़ी मांगने आए थे, हमसे सो भी नहीं पाए। कह अम्मा क्या करें, हमको टेंशन बहुत थी, और हमको जो है वही जो हमसे थाली गिर गई थी उस वही टेंशन में हमको रात में नींद नहीं आ रही थी, तो हमने कहा अम्मा से माफ़ी मांग लेते हैं। तो कहीं भैया हम समझे तुम गुस्सा आए कि थाली फेंके, हम उस दिन तुम्हारे ऊपर करकट कूड़ा फेंक दिए थे, तो हमको लगा कि तुम हमारे ऊपर इसी का बदला ले रहे हो और हमारे ऊपर
खाना फेंकती हूँ। कहीं नहीं सासू माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारे ऊपर कोई कीड़ा चढ़ गया था तो हमारे हाथ से थाली छूट गई थी, इसीलिए जो है हम गए थे माफ़ी मांगने। कहीं कोई बात नहीं, कहीं अच्छा अम्मा चलो अब विदाई करो सुबह, मतलब हम जाएँ अपने घर। कहे भैया 2 दिन और रुको। कहे अरे सासू माँ अब नहीं रुकेंगे, अब बहुत रुक लिए, फिर आएंगे तो रुकेंगे, अब हमको भेजो बेटी को उन्हें विदा करो। कहे ठीक है भाई, बिटिया तैयार हुई, भेजे। दिन हो गई तो कोई बात ही नहीं, घर पे आए। सासू माँ खड़ी इंतजार कर रही थी, देखो बेटा हमारे क्या करके आते हैं। बहू आई, पर्ची वर्ची ले गई, घर पे अंदर रखी, धाड़ धाड़ पहुँचा दी। तो फिर अपना रह रहा था, कहीं बेटा कैसे हुआ सब बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, माँ किसी तरह से इज्जत रही। अब वो वहाँ चटपट माता को मनाती रही कि माता तुम ही हमारी इज्जत रखो, बेटा गया है ससुराल, देखो कैसे क्या होता है। अब चट माता बहुत दुखी हुई कि अब यहाँ पे बहू के द्वारा पोल खुल जाएगी, अब बहू कितने दिन हम इससे छिपा के रखेंगे भाई, हमारे बेटे में इतनी बड़ी कमी है। चटपट माता के मंदिर में नहा के गई, प्रसाद चढ़ाई और वहाँ प्रार्थना की कि हे माता जगत जननी, हे चटपट माता हमारे बेटे की आँखें ठीक करो, हम बहुत परेशान हो गए हैं और हम इतने बड़े भक्त हैं, हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, हमसे ऐसी कौन खता हो गई कि जो तुम हमारे बेटे की इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो। तो चटपट माता बोली कि कोई गलती नहीं है, और तुमने जो है चटपट माता का हमारा पूजा माना था कि जब बेटा होगा तो हम पूजा करेंगे, और तुम आज तक पूजा नहीं की, तो कह जाओ पूजा करो। तो उनको याद आया, कहीं चटपट माता से गलती की माफ़ी मांगी, कहीं हाँ माता याद तो नहीं था, हमको भूल गए थे, अच्छा कि आप हमको याद दिला दी। तो गई अपने कॉलोनी में सब औरतों को न्योता दी, चटपट माता की पूजा हुई, कीर्तन हुई, भजन हुई। और उसके बाद चटपट माता ने कहा कि जो कलसा का पानी रखा जाएगा उसको तुम फेंकना नहीं, उसी से अपने बेटे की आँख धुलाना और फिर उसकी आँख ठीक हो जाएगी। रात में उसको जो रतौंधी होती नहीं दिखती, वो दिखने लगेगा। तो जो उसने कहा कि ठीक है भाई, सब औरतें पूजा वूजा कर रही थी और सब कीर्तन भजन गाना बजाना सब चीज़ हो गया। तो कह रही थी पंडिताइन ये बताओ, तुम्हारा लड़का दिन में तो दिखता, रात में तो कहीं जाता ही नहीं, चाहे जितना फंक्शन हो, चाहे इतना प्रोग्राम हो, किसी के यहाँ दुख हो सुख, तुम्हारा बेटा रात में कभी नहीं जाता किसी के यहाँ। तो उसने कहा कि भाई जाएगा, अभी हमारे बेटे की नई नई शादी हुई है तो कहाँ घूमने जाएगा वहाँ, और जाएगा हमारा बेटा, ऐसी कोई थोड़ी बात है, हम सब लोग एक परिवार हैं, जुड़े हैं एक दूसरे के सुख दुख से, जाएगा हमारा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो जब सब सारी औरतें खा पी के चली जाती है, कीर्तन भजन होता है, तो वो कलश का पानी लेके वहीं चटपट माता के मंदिर में जाती हैं और वहीं पे अपने बेटे के आँख खूब धुलती हैं उसी पानी से जो कलसा रखा जाता है। तो उस पर पानी से धुलती है तो चटपट माता कहती है कि जाओ अब तुम्हारे कष्ट दूर हुए, अब तुम्हारे बेटे को दिन में भी बराबर दिखेगा और रात में भी दिखेगा। तो चटपट माता की कृपा से उसके बेटे की रात में जो दिक्कत थी वो दिक्कत ख़त्म हो गई, दोनों समय दिखने लगा, दिन में भी और रात में भी। अब घर में एक खुशहाल परिवार रहने लगा, पंडिताइन भी आराम से रहने लगे और भाग्य थी ही। तो पंडिताइन ने अपनी बहू से कहा कि देखो बेटा, जब भी टाइम मिले, ये नहीं कि कोई खुशी आए तभी करो, जब भी मौका मिले तो चटपट माता की पूजा हमेशा कराते रहना। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा ही कराएं प्रोग्राम, हमको ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम 7 औरतों को बुला के ही चटपट माता की पूजा करा सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो 14, फिर वो तो बढ़ते रहता अपने पैसे के हिसाब से। तो ये पूजा हम ऐसे करते। तो ये तो उसने अपनी बहू से बताया कि हमारे बेटे को रात में दिखता नहीं था और किसी तरह शादी हुई, ऐसी ऐसी बात है, और हम छुपाते थे सबसे, गांव देश के लोगों से भी और तुमसे भी बहुत छुपाते थे, लेकिन हमको बहुत टेंशन थी। तो चटपट माता के आशीर्वाद से हमारी टेंशन दूर हुई है। तो माता रानी ने जैसे उनका कष्ट दूर करा, उनकी बीमारी ठीक की, वैसे माता रानी सबकी बीमारी दूर करे और सबको खुशहाल ज़िंदगी देने जीने का आशीर्वाद दें। और माता ने जैसे उनका भला किया, सबका